फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्योंकि रीजन पर। मैं तुषार श्रीवास्तव आप सभी को लेके आ गया हूँ कि नया सीरीज़ लेके आ गया हूँ। फ्रेंड्स, कई जगह से आपने अब तक बीपीएससी का जो है टीआरई 2 के लिए आपने प्रिपरेशन शुरू कर दिया होगा और जो है और कई जगह से आपने बैचेस भी ले लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं मैं ये नहीं करूँगा कि आप मेरे ऊपर डिपेंड करिए या फिर किसी और कोचिंग के ऊपर जो है आप डिपेंड हो जाइए, क्योंकि आपने जैसे ही अभी टीआरई 1 का एग्ज़ाम देखा और टीआरई 1 के एग्ज़ाम देखने के बाद ही आपको पता चल गया होगा कि आपका जो कैसा कंडीशन चल रहा है। टीआरई 1 के बाद मैं आपने देखा कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ नहीं आया था। तो मैं क्या कहूँगा, आप अलग अलग जगह से अभी से ही जो है खुद से डिटेल करिए, खुद से डिटेल में अध्ययन कीजिए। और उसी के क्रम में मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ से आपको पता है कि खान सर की एक नोट्स जिसमें एनसीईआरटी के सारे सार संग्रह दिए हुए, तो मैं उसी नोट्स को लेके आऊँगा। उसके जो वन लाइनर है और एमसीक्यू है आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। और सिर्फ खान सर के नहीं, जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है सारे इंस्टीट्यूशन के एनसीईआरटी के सिर्फ नोट्स लेके आऊँगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बीपीएससी ने क्लियर ये बात का मेंशन किया हुआ था कि जितने भी एनसीईआरटी के जितने एनसीईआरटी के हैं सारे एनसीईआरटी से ही वो लेकर आएंगे। और क्वेश्चन दिया भी था, अगर आपने एग्जाम दिया था तो भले ही क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन आप अगर डीप में जाके कहीं ना कहीं देखें तो सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही मिल रहे थे। तो आपके लिए भी मैं खान सर के सारे नोट्स जितने अरिहंत लूसेंट के और मैं खुद से नोट्स बना के लेके आऊँगा आपके लिए। और मुझे लगता है कि आपको मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और मैं आपके लिए एक अलग प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते और चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला चैप्टर है प्राचीन इतिहास, जिसको हमको तो वन लाइनर ही पढ़ना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको इसके बारे में इतिहास का जो शुरुआत है वहाँ से उसके बारे में आप थोड़ा सा बात कर लिया जाए। तो आपको पता है जैसे प्रारंभिक इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और इसको जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांट रखा है: सिंधु सभ्यता, कांस्य और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उसके बाद ऐतिहासिक काल को भी हमने बांट रखा है, जिसमें प्राचीन काल, मध्य, आधुनिक, नेहरू और विश्व के बारे में हमने इसमें क्या आता है अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, हम सिर्फ इतने चीज़ों को हम डिटेल में अध्ययन तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे खान सर का जो नोट्स है, यहाँ पे आप सारे एक एक टॉपिक के बारे में उन्होंने अच्छे से मेंशन किया है। देखिए, जैसे यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, यहाँ पे पाषाण काल वगैरह के बारे में एक एक टॉपिक वाइज दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप बुक ऑनलाइन मंगा के आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे वही उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे बुक का सार संग्रह आपको देने वाला हूँ। और जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वन लाइनर के रूप में ये चीज़ें हैं। तो वन लाइनर आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे वन लाइनर लिया हुआ है, और इस वन लाइन को पूरे बुक को फ्रेंड्स मैं आपको यहीं पे कराऊंगा, इसी वीडियो पे इसी चैनल में आपको करवाया जाएगा। आपके लिए इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक साथ एक करके वीडियोज़ आएंगे, सारे चैप्टर वाइज वीडियोज़ आएंगे। तो आप थोड़ा सा पेशेंस करिए, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे पहला वन लाइनर के बाद में बात किया जा रहा है, कह रहा है इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मानव द्वारा पाला जाने वाला प्रथम जानवर कौन है? कुत्ता है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। किस काल में मानव आखेटक यानी शिकारी था? तो पूरा पाषाण काल में था। किस स्थान पर पहली बार चावल के साक्ष्य मिले थे? इलाहाबाद के कोहल डिलवा में मिला हुआ था। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले वस्तु कौन सी थी? तो तांबा थी। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। कई लोग यहाँ पे लोहा कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। फ्रेंड्स, लोहे के सबसे पहले प्रयोग जो है वैदिक काल में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, कह रहा सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ मिले थे? तो मेहरगढ़ में मिले थे। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो कोहल डिलवा में मिले थे। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि पहिए का आविष्कार किस काल में होता? तो नव पाषाण काल में होता। आपको सबसे पता है फ्रेंड्स कि पहिए के आविष्कार के पश्चात हमारे जो है मानव सभ्यता का एक विकास की होड़ ही लग गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आगे देखते हैं, कह रहा है कि भीमबेटका की गुफा के शैल चित्र के बारे में प्रसिद्ध है। फिर कह रहा है राख का टीला नव पाषाण काल स्थित है। तो संलग्न कल्लू के बारे में एक चीज़ करता है, यहाँ पे बात करता है। फिर कह रॉबर्ट बुशरूट थे, वो कौन थे? तो वो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त किए थे। तो कहाँ से किए गए थे? महदहा से किए गए थे। ठीक है, फिर कह रहा है कि किसको चल कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को जो है ये कहा जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे हम देखते हैं, इसमें आगे के क्वेश्चन जो है वन लाइनर में है फ्रेंड, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि मैं एक एक टॉपिक बता रहा हूँ, बीच बीच में जो भी इंसिडेंट होंगे उसके बारे में बात किया जाएगा। चलिए तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ लिया था, फिर कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगी विभाजन किया था। किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था फ्रेंड्स। फिर कह रहा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे, ये दमदमा से निकले थे। दमदमा एक जगह है, वहाँ से जो है एक ही साथ 3 मानव के जो है कंकाल मिले थे। ठीक है, फिर कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में जो है ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में जो है भारतीय मानव संग्रहालय स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गैरिक मृदभांड मतलब होता है जो मिट्टी के जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको कहते हैं, का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। फिर आगे कह रहा है कि मध्य पाषाण प्रासंगिक के पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले थे? यानी वह स्थान कौन सा है? यानी वह स्थान कौन सा है जहाँ पे पशुपालन के लिए जो है प्रमाण मिले थे? तो वो जो है आजमगढ़ में है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आदमगढ़ लिखा हुआ है, आजमगढ़ नहीं लिखा हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर रखिएगा चीज़ों को लेके। फिर कह रहा है कि खाद्यान्नों की संस्कृति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल से है, इस युग से ही जो सबसे पहले कृषि का जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? यानी मानव सबसे पहले किस स्थान पर आकर के बसना शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स ये नर्मदा घाटी के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर कह रहा है मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया गया था, कि यानी किसका यूज किया गया था सबसे पहले? तो सबसे पहले फ्रेंड्स जौ का यूज किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कई जगह क्वेश्चन पे चावल वगैरह ऑप्शन भी कहीं कहीं दिख जाता है, लेकिन सबसे जो सटीक आंसर जो है उसको हम जौ ही मानते हैं। फिर आगे कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो लहुरा देव से प्राप्त हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कि किस एक पुरातन स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए? यानी मेहरगढ़। फ्रेंड्स ये मेहरगढ़ में ही जो है प्राप्त हुए थे सारे, जो है एक ही स्थान पे ये सारे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है बस एक पैराग्राफ और बचा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि नवदा टोली में उत्खनन किसने किया था? यानी HD संकलनीय के था। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, आगे कह रहा है कि किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो ये बुर्जहुम में प्राप्त हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि बुर्जहुम कहाँ पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे करिए गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे? तो ये भी बुर्जहुम से ही प्राप्त हुए थे। फिर आगे कह रहा है कि विंध्य श्रेणी के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो लेखैया से प्राप्त हुआ था। फिर कह रहा है कि पाषाण कालीन सभ्यता की संस्कृति के अवशेष 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने खोजी थी? तो ये ब्रूस फुट ने खोजी थी। आगे कह रहा है कि भारतीय प्राक इतिहास के पिता किसे जाता है? तो इन्हीं को, यानी जो जिन्होंने अवशेष का भारतीय संस्कृति के अन्वेषण किया था, इन्हीं को जो हमने भारतीय इतिहास के प्राक इतिहास यानी प्राचीन इतिहास के पिता कहा जाता है। फिर कह रहा है कि पूरा पाषाण काल के किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी आखेट युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स आखेट मतलब होता है शिकार करने, खेल करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे आखेट कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि बैल और हल की सहायता से कृषि का शुरुआत किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। आगे कह रहा है कि अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में शुरू किया था? तो नवपाषाण काल में शुरू किया था। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अगर कहीं से प्राप्त हुए तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है कि मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? सबसे जो है लक्षण क्या था? तो लघु औजार। फ्रेंड्स सबको जैसे पता है कि हमने स्टोन एज को 3 भागों में बांटा हुआ है,
जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सब में अंतर हथियारों के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो हथियार जो है वो बेडौल से सुडौल होते जाते हैं और उसमें जो है क्लियरिटी आते जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? तो गुजरात से ही प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि सवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से हुई? यानी फ्रेंड्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मानव का विकास होते गया, उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट के भी शुरू हो गई, क्योंकि वो साथ में रहने लगे थे। ठीक है, ऐसे तो पहले जंगल में पेड़ में कहीं भी रह लेते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया तो वो एक साथ में रहने लगे, जिससे उनके अंदर एक दूसरे को लेकर प्रेम भावना आ गई और उसी समय जो है दाह संस्कार की जो प्रक्रिया क्या कर दी गई, शुरू कर दी गई। चलिए, तो उसी के समय दाह संस्कार भी वही उसी का एक हिस्सा है। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे देखिए क्या करें कि मध्य पाषाण काल में प्रयुद्ध होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं तो माइक्रोलिथिक कहते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं। आपको पता ही होगा कि छोटे जो वस्तुएं छोटी होती है उसके लिए हम माइक्रो शब्द का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में और राजस्थान के बागौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी सबसे प्राचीनतम यानी सबसे ज़्यादा प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहीं से अगर होते हैं पशुपालन के तो यही है आदमगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश के और राजस्थान के बागौर के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इस काल में मानव की अस्थि पंजर यानी शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ था, यानी किस स्थान पे प्राप्त हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में प्राप्त हुआ था। फिर आगे कह रहा है कि मेहरगढ़ में बसने वाले नव पाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं और जौ, रुई यानी यहाँ पे कपास उपजाते थे और वे घरों में रहते थे। कैसे घरों में रहते थे? यानी कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। उस समय उनको ईंट पकाने का ज्ञान नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, यानी दक्षिण भारत में जो है कर्नाटक में एक बेलारी नामक जगह है, वहीं पे जो है नव पाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल माना जाता है। फिर कह रहा है कि बिंद क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो लेखैया क्षेत्र से जो है बिंद का क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसी से लेखैया से मानव कंकाल के सर्वाधिक कंकाल प्राप्त हुए हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल है वो जो है प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पहले चैप्टर का सार संग्रह था, ये वन लाइनर के रूप में था। अब हम तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले आए हुए हैं एग्जाम में जो है उसको हम देखेंगे, और इसके साथ बस ज़्यादा वीडियो हम बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले आपसे बोला कि हम वीडियो को जो हम बड़ा नहीं, जितना छोटा हो सके कम से कम समय में आपके लिए लेके आऊँगा, तो उसी के क्रम में जो है इसको लेके आऊँगा। फ्रेंड, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आपके पास 20-30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और बस और हमको 5 मिनट दे दीजिए और आपका सारा चीज़ हम ही क्लियर कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि जो भी चीज़ हमने वन लाइनर के रूप में पढ़ी अगर उसको हम तुरंत MCQ देख लेंगे तो हमारी चीज़ें में वो जल्दी दिमाग में बैठ जाता है साइकोलॉजी के अनुसार। तो आपको जैसे पता है सारी चीज़ें, तो चलिए हम ज़्यादा जल्द से ख़त्म करने की कोशिश करें। कह रहा है कि भारतीय इतिहास के जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि भारतीय इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस के कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जो है किसे कहा जाता है पुरातत्व का पिता? आपको पता है, आप कमेंट करके हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे आपको अगर रिवीजन के लिए अगर आपको टाइम मिला है, जिससे आपको अगर दिमाग में आप रिकॉल करना चाहते हो तो यहाँ से आप रिकॉल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे गाय बोल दूँ तो गलत हो जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आंसर इसका क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया, अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में बात हुई, तो माइक्रो मतलब छोटा होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी, यानी मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है?
तो सर्वाधिक जीवन किस काल में बताया है, तो पूरा पाषाण काल में, क्योंकि ये सबसे लंबा पाषाण काल था। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे पाषाण काल जो है छोटा, जो एज जो है छोटा छोटा होता जाए, क्योंकि मानव की जो विकास की दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसीलिए क्या हो जाता है, छोटा छोटा होते जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे कह रहे हैं कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु कौन सी थी। मैंने अभी बताया कि लोहे धातु का जो हमने सबसे पहले प्रयोग जो है वैदिक काल में किया था। ठीक है, तो लोहा धातु का हमने पहले सबसे पहले वैदिक काल में किया था। अगर कभी भी बात करें आपसे कि कब किया था, तो वैदिक काल में हमने सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए, लेकिन इसका हमारा क्वेश्चन तो कह रहा है कि इसमें किसका प्रयोग किया गया था, तो इसमें हमने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था। फिर कह रहा है कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि सबसे पहले चावल के जो साक्ष्य है वो कोहड़ लीला, जो कि इलाहाबाद में है, वहीं पे मिला हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स आग का आविष्कार तो सबको पता है, क्योंकि आग के आविष्कार के परिणाम स्वरूप ही हमारा जो है मानव सभ्यता का एक तरीके से हम समझ ले तो चरमोत्कर्ष था, जिससे जो है एक जिसको हम पीक पॉइंट बोल सकते हैं, जिसके बाद से ही हमारे मानव के विकास की सभ्यता जो है में जोर आ गई और वो काफ़ी उसकी स्पीड बढ़ गई। ठीक है फ्रेंड्स, कैटलिस्टिक की तरह केमिस्ट्री में होता है ना, जिसके थ्रू जैसा अभिक्रिया में डाल देते हो अभिक्रिया बढ़ जाती है, उसी तरीके से आज आग का आविष्कार हमारे मानव सभ्यता के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खोज रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पहिए का आविष्कार जो है सबसे पहले भी यानी नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और उस टाइम में यानी इस जो है स्टोन एज में जितने भी आविष्कार हुए थे सारे के सारे आविष्कार मानव सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए, क्योंकि अगर वो सारे विकास नहीं होते तो मानव का विकास अच्छे तरीके से नहीं हो सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास किया करता था। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था मानव के जो खोद करके है वो कहाँ करता है, बुर्ज होम यानी जो कि जम्मू कश्मीर में है, जिसके अंदर गर्तवास किया जाता था, उसे गर्तवास कहा जाता है। जो गड्ढे खोद कर जहाँ पे रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, गर्तवास। ठीक है फ्रेंड्स, गर्तवास कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ से प्राप्त हुई। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो प्रसिद्ध है किसके लिए, यानी गुफाओं में शैल चित्रों के लिए, खनिज के लिए। तो और तो ऑप्शन ही देख के आदमी ऐसे ही बता सकता था, फिर भी ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। फिर आगे कह रहा है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी प्रारंभिक कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मेहरगढ़ से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यानी मेहरगढ़ से हमारा जो अभ्युदय के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला बस क्वेश्चन हमारा 28 क्वेश्चन है, हमने लगभग आधे क्वेश्चन कर ही लिए हैं, अब बस थोड़ा सा और क्वेश्चन बाकी है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित रखता है। तो ये जो राख का टीला है वो कहाँ से रखता है, यानी संगन कल्लू से रखता है। ठीक है, संगन कल्लू से रखता है। आगे क्या कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए हैं। तो अभी जस्ट इसके पीछे हमने ये क्वेश्चन को पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी शैल चित्रों के लिए। फिर कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, कौन था, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है वो एक कौन थे, भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, क्योंकि वो वनस्पति थे नहीं, इतिहासकार थे नहीं, पुरातत्वविद थे नहीं वो। ठीक है, चलिए और देखिए फ्रेंड्स ये सारे जितने भी क्वेश्चन ये सारे न किसी एग्जाम में आप आए हुए हैं। देखिए यहाँ तक ये सारे यूपीएससी लेवल्स के एग्जाम में आए हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इससे आप इतने अच्छे डिटेल में आप जो है क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे वीडियोस के सारे आपको पीडीएफ जो है अच्छी क्वालिटी में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे आपको अलग अलग बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे बुक्स आपको पीडीएफ के रूप में आपके फ़ोन में हो जाएगा, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं सजेशन दूंगा कि पढ़ने के पहले एक बार पूरा वीडियो देख ले और फिर उसको पढ़ ले, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, पहले हमने वन लाइनर पढ़ा, फिर एमसीक्यू देखा, फिर आप घर में ये सारी चीज़ें एक बार रिवीजन कर लेंगे तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, बाकी आप समझदार हैं ही। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो सबसे प्राचीनतम जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो है यूपी पीसीएस मेंस में 2010 का ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल से संदर्भित प्राप्त हुए, यानी कहाँ से जो है हड्डी से संबंधित आभूषण जो है प्राप्त हुए। तो ये कहाँ से हुआ था? महदाह से हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो चालकोलिथिक युग जो है वो सी यानी ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर, कह रहा है कि कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग के त्रिविभाजन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने त्रिविभाजन के वन लाइनर में ये तो क्वेश्चन पढ़ा ही था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमसन। ये थॉमसन थे, उसको पाषाण कांस्य और लौह युग यानी 3 भागों का क्या बोला था? विभाजन काल बोला था। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय जो है वहाँ पे तीनों को सामने क्या किया, वहाँ पे रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि कोपेनहेगन एक जगह का नाम है फ्रेंड्स, जहाँ पे जो है कोपेनहेगन एक जगह का नाम है जहाँ पे एक संग्रहालय है। इस संग्रहालय के अंदर जो है पाषाण काल, मध्य का कांस्य युग और लौह युग, तीनों युग के वहाँ पे जितने भी पुरातत्वविदों द्वारा ढूंढा गया है, खोजा गया है उसको, तो सबको एक जगह इकट्ठा करके वहीं पे रखा गया है, इसीलिए इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में किस शैलाश्रय के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हैं? शैलाश्रय का सर्वाधिक चित्र प्राप्त हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कह रहा है कि यानी भीमबेटका नामक जो है जिसका प्राप्त हुआ है। आगे कह रहा है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल यानी कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये दमदमा से, दमदमा नामक स्थान है जहाँ से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल जो है प्राप्त हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आगे कह रहा है कि भारत में कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक यानी प्री हिस्टोरिकल के बारे में बात कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी भीमबेटका जो है चित्रकला के लिए क्या है? देखिए फ्रेंड, अजंता हो गया, बाघ हो गया, अमरावती हो गया, सारी गुफाएं हैं, लेकिन जो है क्या कह रहे हैं पे जो है तो इसके लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, अजंता तो आपको पता है, अजंता महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, कब से हमने यही पढ़ रहे हैं, भीमबेटका काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ प्राप्त होती है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं? अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको पता है, जैसे जैसे आग की खोज होते गए, पहिए के खोज होते गए, कृषि जो है इंसान ने जो कृषि करना शुरू कर दिया, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जब आप खेती करना शुरू कर देंगे तो आप बंजारा नहीं रह सकते हैं। आप ये जैसे जंगल में आप कहीं भी रह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको खेती करनी है, तो आप जो खेती करेंगे उसको सिंचाई टाइम से सिंचाई करना होता है, ये सब करना होता है। तो इसी तरीके से इंसान का सोशल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ आपको एक जगह रह गए तो आपकी लाइफ क्या हो गई? अस्थायी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस अस्थायी होने के वजह से जो है इसके यहाँ पे कहाँ से साक्ष्य इसको प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से जो है अस्थायी इसके साक्ष्य प्राप्त हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। इसका भी डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों से किस संलग्न का कार्यालय है? ठीक है फ्रेंड्स, तो किस इसका संग्रहालय है? तो ऑप्शन का हो जाएगा ए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? संस्कृति का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? संस्कृति का हो जाएगा। फिर आया कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? यानी मानव संग्रहालय, भारत में जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है उसका कहाँ पे स्थित है? तो 26 का क्या हो जाएगा? सी। 26 का क्या हो जाएगा? सी, यानी भोपाल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी मानव संग्रहालय आपको देखना है तो आपको भोपाल जाइएगा और वहाँ पे आपको पुरानी चीज़ें मिलेंगी, जिसको देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे किस तरीके से मानव हमारी सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए कह रहा है कि नवदा टोली में उत्खनन किसने किया था? यानी नवदा टोली एक स्थान है जहाँ पे उत्खनन किया गया था। तो वहाँ पे किसके नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था? किसके? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी किसने होगा? HD संकलिया ने जो है इसका उत्खनन में नेतृत्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो का देखते हैं। कह रहा है 28 नंबर के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव कंकाल के साथ
कुत्ते का कंकाल की सावधान प्राप्त हुए, यानी कुत्ते का कंकाल दोनों, यानी दोनों को, मानव को और कुत्तों को उसके साथ ही क्या किया गया था, दफनाया गया था। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये जो है बी नंबर यानी बुर्जहोम, यानी बुर्जहोम जो है यहाँ से हमने मानव के साथ साथ उसके कुत्ते का भी हमने अस्थि अवशेष का कंकाल हमको क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पहला चैप्टर था हमारा, जिसमें प्राचीन इतिहास के बारे में हमने वन लाइनर देखे और यहाँ से एमसीक्यू भी हमने देख लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स मैंने जैसे बता रखा है कि हम सिर्फ जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड हैं, हमारा जो बीपीएससी का हमारा सीधा हमारा मेन सा मकसद है, हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम ले रहा है उसके सिर्फ हमको क्लास 6 to 8 के लिए जो है, क्लास 6 to 8 के लिए जितने भी हमारे बुक्स हैं सारे सिलेबस के लिए हम क्या करेंगे, इसको अपने अंदर कवर कराएंगे फ्रेंड। ठीक है, सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स आपके लिए शुरू कर लेके आए जाएंगे। स्टार्टिंग हमने कर दिया है आज से, और हम सारे इतिहास भूगोल जितने भी नागरिक शास्त्र पॉलिटी जो है जितने भी हैं सबके हर एक अच्छे जितने भी आपको राइटर हैं आप जानते हैं, अगर किसी का चाहते भी हो तो आप मुझे बताइएगा, हम खुद से अपने पैसे से नोट खरीद के लाएंगे और हम जो है आप लोगों के लिए वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।